वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से ताजिकिस्तान रवाना हो गए। लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़रबाईजान से ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। आज़री सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म दोशंबा में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। Azerbaijan is a very brotherly country, a great country. We have joint cooperation in the field of trade, commerce, investments. President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits, and we are going to have more coordination in commerce, in defense cooperation, and education, health, and many other areas. राफेल तैयारों की जंग में नाकामी ने भारत की फजाई ताकत की हकीकत में नाकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन और भारतीय हुकूमत में राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन और भारतीय हुकूमत में कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय फजाइया की जानिब से फ्रांसीसी राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे हैं। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों के मौसर इस्तेमाल से भारतीय दिफाई दावों पर कारी ज़रब लगाई। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने भारत में राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त की। नई दिल्ली ने फ्रांसीसी माहिरीन की दरख्वास्त सिक्योरिटी खदशात पर मुस्तरद की। फ्रांसीसी टीम तकनीकी मसाइल का जायजा लेना चाहती थी ताकि शकूक शुबहात खत्म कर सकें। राफेल की हालिया कारकर्दगी पर इंडोनेशिया ने भी डिसॉल्ट से जंगी तैयारा मुआहदे पर नजरसानी शुरू कर दी। भारतीय राफेल की कमजोर कारकर्दगी ने इंडोनेशिया को नजरसानी पर मजबूर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फजाई तरबियत याफ्ता पायलट्स की किल्लत का शिकार है। भारत ने इल्जाम लगाया डिसॉल्ट एविएशन ने राफेल के अहम सिस्टम्स एवियोनिक्स सोर्स कोड तक रसाई नहीं दी। भारतीय हुकाम ने दावा किया कि ये कोड जंगी तैयारी, असलहा इंजमाम, पायलट तरबियत के लिए निहायत जरूरी है। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारा गिरने पर फ्रांसीसी फौज का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पेरिस में फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, राफेल गिराने के मामले पर भारत से राब्ते में है, इससे मुतालिक मालूमात जमा कर रहे हैं। सूरत-ए-हाल का बगौर जायजा लिया जा रहा है। सहाफी के सवाल पर फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा, अगर राफेल गिराने की इतला दुरुस्त साबित हो जाती हैं तो ये 20 साल में पहला ऐसा वाकया होगा। उन्होंने मजीद कहा, रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई में 100 से ज्यादा तैयारे शामिल थे। हमारा मकसद इस लड़ाई से सबक हासिल करना है। सिख फॉर जस्टिस ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को खत लिख दिया। खत में गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के मंसूबे में मुलव्वस भारतीय एहलकारों पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। खत के मतन में कहा गया है, ट्रंप इंतजामिया कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। बैनुल-अक़वामी जबर में मुलव्वस भारतीय एहलकारों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। अजीत डोवल और भारतीय मुशीर कौमी सलामती तरनजीत सिंधु पर पाबंदी आयद की जाए। भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह सामन गोयल पर भी अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। सिख फॉर जस्टिस ने भारत के खिलाफ शवाहिद भी महकमा खारजा को जमा करा दिए। मुमताज दीनी और फिक्री शख्सियात ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद की सोच और सरगर्मियों को इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार दे दिया। मुफ्तियान और उलमाए कराम ने मुश्तरका बयान में कहा, नूर वली महसूद का बयान वाज़ेह करता है जिस तरह अहले इस्लाम और पाकिस्तान अहले फलस्तीन के साथ हैं, इसी तरह कलदम TTP इसराइल और भारत का दूसरा साथ है। कुरान करीम में वाज़ेह है, जो किसी भी मोमिन को बिना किसी शरई या कानूनी वजह के कत्ल करेगा तो वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। आज ये भी वाज़ेह हो गया कि कलदम TTP खारजी फतना ही दरअसल इसी फितने का तसलसल है जिसने सैयदना उस्मान गनी और सैयदना हजरत अली को शहीद किया और उनके पीछे कुफर का हाथ था। आज बेगुनाह मुसलमान का खून रंग ले आया और हक जाहिर हो गया कि खुद नूर वली महसूद ने अपने हलीफों का ऐलान कर दिया।
علماء کرام نے مزید کہا نور ولی محسود خان کو بھارت اور اسرائیل کی غلامی اور ایجنٹی مبارک، ہمیں مظلوم فلسطینی اور اہل اسلام کی دوستی مبارک۔ نور ولی محسود دین کے مقدس مفاہیم بالخصوص تصور جہاد کو اپنے پرتشدد عزائم کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا نظریہ خالصتاً خوارج کے فکر سے متاثر ہے جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کو جائز سمجھتے تھے۔ نور ولی کی سوچ امت مسلمہ میں انتشار، فرقہ واریت اور خونریزی کو ہوا دے رہی ہے جو اسلام کے پیغام امن، بھائی چارے اور عدل سے متصادم ہے۔ پاکستان کی حکومت بٹ کوائن کے سرکاری ذخائر بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کا امریکہ میں خطاب، کہا حکومت پاکستان کے بٹ کوائن ذخائر نیشنل بٹ کوائن والٹ قرار دیے جائیں گے۔ بٹ کوائن ذخائر کبھی بھی بٹ کوائن کی ریٹ کے اتار چڑھاؤ میں استعمال نہیں ہوں گے۔ دنیا کے پاس پاکستان اور بٹ کوائن کے بارے میں بہت سی معلومات درست نہیں۔ That the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. The national Bitcoin wallet is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. And there's something that is very close to my heart, is that Pakistan and Bitcoin has suffered from bad PR. We were looked at it being dangerous, risky and unstable. But that is not the case. Once we look beyond these headlines, we can see a lot of potential, resources and talent. So Pakistan is looking for allies. Pakistan is looking for access because Pakistan wants to build. And hence why I think that today could be that remarkable day where Pakistan is seen from a different lens. It is not seen from a lens of fear. It is seen from a lens of possibility, of innovation, of building. So let today be the day where it's not just a new dawn for Pakistan but for the whole world. وفاقی حکومت نے کہ الیکٹرک ٹیرف پر نیپرا میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ الیکٹرک کے ٹیرف پر وفاقی حکومت نظر ثانی درخواست دائر کرنے جا رہی ہے۔ منسٹری نے انیشلی جو اسٹڈی کیا ہے اس ٹیرف کی ڈٹرمنیشن کو، وہ ہمیں اس میں بہت ساری گنجائش دکھائی دی ہے ریویو فائل کرنے کی، اور جب ریویو فائل کریں گے تو اس کو ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ حکومت پاکستان کے اوپر اور ہمارے کنزیومرز کے اوپر کسی بھی انفیئر کوئی دباؤ نہ آئے، اور ایک فیئر پرائس کے لیے جاؤں گا چاہے جس مرضی کے اوپر بھی فرق پڑتا ہوں۔ اس اصول کے اوپر ریویو کریں گے کہ حق اور انصاف صحیح بیسس کے اوپر ہونا چاہیے۔ امید رکھتے ہیں کہ ریویو کے لیے جی وہ درخواست دیں گے اور اللہ کرے کوئی فیصلے اس قسم کے ہوں جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں، کیونکہ ہم پرائیویٹائزیشن کے اندر ابھی جانے لگے، نہ صرف کراچی الیکٹرک کو بلکہ آنے والی تمام انویسٹرز کو جو کمپنیز میں انویسٹ کریں گے ان کو اپنی ایفیشنسیز کے ذریعے پیسہ بنانا چاہیے۔ یہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو ہم نے کابینہ کے احکامات کے اوپر دوبارہ ریکنسیڈر کیا ہے، اگر کابینہ اپروو کرے گی تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور یہ جو آپ 1 روپے کچھ پیسے کی بات کریں تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے مہینے ہوتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں عوامی مسائل اور قومی اتحاد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے تمام سیاسی سماجی قوتیں مل کر کام کریں۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہم سب کا مقصد عوام کی خدمت اور ملک کے لیے بہتری ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانا لازم ہے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان تعاون اور سیاسی یکجہتی ملک کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی کے اس فیصلے کے بعد بھی جماعت تھی، اس معاملے پر پی ٹی آئی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ غلط فہمی ہوتی تو وہ پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 39 امیدواروں کی حد تک قاضی فائز عیسیٰ بھی 8 ججوں سے متفق تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کیا اور کہا پی ٹی آئی نشستوں کی حقدار ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ نظر ثانی درخواستوں میں اقلیتی فیصلوں پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ نظر ثانی ان فیصلوں پر انحصار کر کے کیسے لائی جا سکتی ہے؟ ان فیصلوں میں تو پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ اقلیتی ججوں نے انہی گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کو مانا جس پر اکثریتی ججز نے مانا تھا۔ کیا جج آئینی اسکوپ سے باہر جا کر فیصلہ دے سکتا ہے؟ کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کوئی آئین ری رائٹ نہیں کیا گیا۔
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आइन रीराइट किया गया है। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। साहबजादा हामिद रजा की 2013 से सियासी जमात मौजूद है, वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने बताया कि अक्सरियती जजेस ने कहा मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। हमें मसला नहीं नशिस्तें पीटीआई को मिले या हमें, एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि फिर तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में जजेस और एडवोकेट फैसल सिद्दीकी में दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा आपके दलाइल की बुनियाद ठीक नहीं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ, दलाइल तो देने दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप पिटिशनर के भी वकील हों तो बहुत अच्छे वकील होंगे। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा हम मज़ाहमत करेंगे, नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जवाब में जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये तो खुली धमकी है। अपनी आर्ग्यूमेंट तो स्टेट आर्ग्यूमेंट आप देखें ना, बेस ही अगर आर्ग्यूमेंट की आपकी ठीक। सर आपको पता ही नहीं मेरी आर्ग्यूमेंट क्या, आप कह रहे हैं बेस पता है। मैंने तो आर्ग्यूमेंट ही स्टेट नहीं की है। सुनेंगे ना सर, मुझे तो वही नहीं आई कि मेरी नहीं ठीक है आपको आज। सर लेट मी स्टेट माय आर्ग्यूमेंट, व्हाई कांट यू गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स टू स्टेट माय आर्ग्यूमेंट। नहीं कोई मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा हूँ। अगर आप मेरी आर्ग्यूमेंट वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए बड़े अच्छे वकील हो। No sir, we will resist. We will not give in to injustice, sir. This is injustice. What? जी. Thank you, sir. धमकी है। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको आवाम ने वोट दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है 5 तारीख को केस लग जाएगा, बानी कभी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। हमारा सिंपल स्टैंड है कि सीटें उस पार्टी का राइट है जिसको अवाम ने वोट दिया हुआ है। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें सीटें मिलेगी। रिहाई इंशाल्लाह केस सुना जाएगा तो रिहाई उसके बाद होगी। 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के दिलों में है, वो बिल्कुल बेगुनाह है और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। जो अफरा तफरी का आलम था उसका बड़ा सबब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों ने अवाम के रास्ते में रोड़े अटकाए और 8 जज साहिबान ने ये कहा है कि जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगत। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि उनके लिए लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा करना होता तो 600 दिन जेल में ना गुजारता, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और इत्तेहाद की बात करने के लिए तैयार हूँ। गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर करना होता तो मैं पहले कर चुका होता। 600 दिन मैं जेल में ना गुजारता। मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं नेशनल इशूज़ पे। यूनिटी की खातिर मौक़िफ़ है कि जल्द से मेरे केस समात हो तो हक है मैं अदालतों से हासिल करूँ। एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बातचीत कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है कि स्ट्रेटजी में एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे। पार्टी में उहदेदारान हैं और वो सारे तैयार हो जाएं मूवमेंट के लिए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई सामने ना आया कोई मैं दो तरफ कोई खेल इजाज़त नहीं दूँगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि 2017 से अदलिया को सियासी बनाया गया और आला अदलिया से ऐसे फैसले लिए गए जो सियासी मैदान के फैसले थे। इसके रद्द-ए-अमल में 26वीं तरमीम भी लाई गई। 26वीं आईनी तरमीम क्यों हुई? पाकिस्तान में जो एक सिलसिला 2017 से शुरू हुआ, अदलिया को पॉलिटिसाइज किया गया, उसके जरिए अदालतों से ऐसे फैसले लेने की कोशिश की गई जो सियासी मैदान के फैसले थे। बड़ी वजह पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेकाम की ऐसे फैसले हुए बदकिस्मती से माजी में सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ही को दुरुस्त करने पड़े। तो लिहाजा ये एक अहम बात है कि एक ऐसे जो उस वक्त कुछ वाकयात थे कि जिनके रद्द अमल में 26वीं आईनी तरमीम आई है, ताकि हम इस सिलसिले को बंद करें और इस मुल्क में जो इंड्यूस्ड क्राइसिस होते हैं उसका सिलसिला बंद हो। इसी तरह अदलिया में भी अब जो लीडरशिप है वो इस बात पे भी कमर बस्ता नजर आती है। हमने अदलिया का कांधा किसी सियासी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं। अब आपको कोयटा लिए चलते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी इस वक्त तकरीर से खिताब कर रहे हैं। और जमाल साहब को जो डायरेक्ट करता हूँ कि दो यू डोंट हैव एनी रोल
in government capacity, but you have a role as a youth, as an icon of youth, as a role model of many. So you will be part and parcel of this whole process until unless I am here. So on my behalf, you will be looking after everything. मिनिस्टर साहिबा आप देख रही होंगी, हम किसी सूरत में भी अपनी पॉलिसी को गुम नहीं होने देंगे, ज़ाया नहीं होने देंगे. ये जो मेहनत है इस PSTP में आपको जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो मेरे साथ आजकल में शेयर कर लीजिएगा, बिकॉज हम आजकल में इसको फाइनल करने लगे हैं अपने बजट को, सो दैट हम इसको बजट कर लें और अगले साल हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी तेजी के साथ जाएं. In the end, I would like to thanks all those who participated, जिन्होंने मेहनत की है और दिन रात इस पॉलिसी को बनाने में, फिर आज का फंक्शन अरेंज करने में. And with due apologies to you because you have prepared yourself with the language जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा हुआ है. Until unless कोई फॉरेन डेलीगेट्स बैठे हुए हों तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बंदा बोल ही लेता है. अदरवाइज मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के लोगों को हमें नेशनल लैंग्वेज पे बात करनी चाहिए ताकि उनको बात समझ आ जाए. और अगर अंग्रेजी में ये सारी उस्मान प्रेजेंटेशन देता तो कम से कम मुझे तो समझ ना आती, किसी और को आती या ना आती. तो थैंक यू सो वेरी मच. I once again thank you all for patience hearing. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. सरफराज बुकटी तकरीब से खिताब कर रहे थे. उनका कहना था कि दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए कौम मुत्तहिद है. कौमी मफाद के लिए पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं. उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अमन के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं. नौजवानों को मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा. और अब मौसम की खबर. मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शदीद लहर. इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड जबकि शिद्दत 44 डिग्री जैसे महसूस की जा रही है. महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी के बायस हब्स पड़ने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है. सिब्बी और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया. न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही. देखते रहिए RFI न्यूज.